हेलो दोस्तों, कैसा है आप लोग। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता का एक और नाम काची है, तो ये आपका हड़प्पा की सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। इसका दो नाम कैसे है, कहा है, इसे हम लोग जानेंगे। मगर जब हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसके अलावा तीन गो और सभ्यता है जिससे क्वेश्चन बनता है। पहला कौन है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब पूछता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी किनारे है, तो दजला फरात नदी किनारे है। ठीक। अब उसके बाद पूछता है मिस्र की सभ्यता, तो मिस्र की सभ्यता आपकी नील नदी किनारे है। अब यह क्वेश्चन बनता है वो कि नील नदी की देन किसको कहा जाता है, तो मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। और उसके बाद आपका चीन की सभ्यता, तो चीन की सभ्यता किस नदी किनारे है, होंगो नदी किनारे है चीन की सभ्यता। ये तीन सभ्यता देखे आप लोग। अभी हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सिंधु घाटी की सभ्यता किस नदी किनारे, तो सिंधु नदी किनारे। आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये चार गो सभ्यता है जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, का चीज सिंधु घाटी की सभ्यता का, कि डिटेल में इसी को पढ़ना है हमको, इसी से क्वेश्चन बनता है डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पा की सभ्यता। तो इसमें हम लोग पढ़े काची यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता है, इससे हम लोग का पढ़ना है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे परिचय एवं कला, कि सिंधु घाटी सभ्यता है काची, इसका परिचय देखेंगे, कौन खेत के मूली है वो जानेंगे। उसके बाद जानेंगे इसका प्रमुख नगर, इसमें देखिए भारत है, तो भारत का अपना सभ्यता है। तो भारत कहां से कहां तक फैला हुआ है, पूरा ऊपर से नीचे, जम्मू कश्मीर से लेकर आपका नीचे कन्याकुमारी तक, इधर असम अरुणाचल प्रदेश से लेकर उधर गुजरात तक फैला हुआ है। तो उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता भी फैला हुआ था, उसमें बहुत सारा नगर हुआ था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और नगर से मतलब कहां से कहां मिला है इसको भी देखेंगे, प्रमुख नगर और कहां से कहां मिला है, कि कहां पे 300 साथ में गार्डन मिला है, कहां पे 200 साथ में गार्डन मिला है, कहां पे कुत्ता वार्मिंग साथ में गार्डन मिला है, ये सब चीज देखेंगे। और बहुत सारी चीजें, कहां लिपस्टिक मिला है, सब जानेंगे हम लोग का। और उसके बाद जानेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका अर्थव्यवस्था कैसे था, मतलब वहां के लोग कमाता खाता कैसे था। अब भाई आदमी लोग वहां रहेगा तो कुछ कमाएगा खाएगा, रोजी रोजगार चलेगा ना, तो क्या करता था उन लोग, किसी लोग को रोजी रोजगार चलता था, वहां का अर्थव्यवस्था कैसन था। उसके बाद देखेंगे वहां का समाज कैसन था, समाज के बारे में पढ़ेंगे कि वहां का समाज में जो स्त्री थी, महिला लोग थी, उन लोग को कितना इज्जत मिलता था, या फिर एकदम लोग गवार समझल जाता था कि नहीं कुछ है नहीं उन लोग, तो उन लोग का व्यवस्था था, उन लोग का स्थिति था समाज में, ये सब देखेंगे। फिर लोग जानेंगे धर्म के बारे में, वहां कैसे पूजा पाठ होता था, वहां बलि देवल जाता था कि नहीं देवल जाता था, कि आदमी काट देवल जाता था, क्या होता था वहां पे, ये सब देखेंगे। फिर हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण। अभी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता मिलेगा नहीं मिलेगा, और उसका पतन हो गया है, उसका कुछ भी अवशेष मिलता है जिससे हम उस बारे में पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो उसका पतन कैसे हो गया, इस पे कौन का कहा है, कौन का कारण दिया कि कहा इसका पतन हो गया, कहा आज नहीं है, कैसे खत्म हो गया, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं परिचय। और जैसे पहले जानते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। अब देखिए आद्य ऐतिहासिक सभ्यता का चीज होता है, तो देखिए लिपि के आधार पर क्या होता है ना, इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। बता रहे देखिए लिपि के आधार पर क्या है कि इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। कौन, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है, तो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। अभी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता होता का जी है, तो जानिए पहली जो इतिहास है, इतिहास को हम लोग लिपि के आधार पे 3 तरह का बांटते हैं। यानी कि लिपि के आधार पे इतिहास को 3 भाग में बांटे हैं। कौन कौन, तो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अभी होता का चीज है, तो देखिए जो प्राग ऐतिहासिक काल होता है ना, उसमें क्या होता है कि आपको लिपि नहीं मिला है। अब लिपि मिला नहीं तो वहां कुछ पढ़े नहीं है, मतलब कि उसका बारे में जो चीज अध्ययन करते हैं बस अवशेष के हिसाब से अध्ययन करते हैं, वहां कुछ लिखल पढ़ल चीज नहीं मिला है। ठीक है, और दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वो कालखंड है, वो भाग है जिसमें क्या होता है कि आपको कुछ लिखा हुआ मिला है, आप मगर उसका अध्ययन नहीं कर पाए, आपको समझ में नहीं आया कुछ लिखल का चीज है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल। उसमें कुछ लिखा हुआ चीज आपको मिल गया मगर आपको पढ़ नहीं पाए उसको, तो क्या कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। अब जो है सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल कैसे है, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता को लिपि मिला है।
ठीक है। और लिपि का है तो चित्रकारी लिपि है, और उसका लिपि को हम लोग अभी तक पढ़ और समझ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए तो पढ़ नहीं पाए हैं, और पढ़ नहीं पाए इसलिए हम लोग कहाँ रखती है, आदि ऐतिहासिक काल में रखती है। और जहिया इसको पढ़ लेंगे ये आदि ऐतिहासिक काल से ऐतिहासिक काल में चला जाएगा। ऐतिहासिक काल जो इतिहास का वो पार्ट, इतिहास का वो कालखंड जिसको ऐतिहासिक काल कहते हैं, उसमें जो है सो इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलता है, उसमें हम लोग लिखा हुआ चीज भी मिला है, यानी उसका लिपि भी है, और उसका लिपि को हम लोग पढ़ के समझ ही पाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को जो लिपि में हम लोग बांटे हैं, कौन कौन में बांटे हैं, समझ में आ गया होगा, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है सो कौन ऐतिहासिक काल का है, तो आदि ऐतिहासिक काल का ही सभ्यता है। आगे देखिए, इसको हम लोग ताम्रकाश युगीन सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग ताम्रकाश युगीन सभ्यता कहते हैं। क्या कि इस समय जितना भी काम होता था उसमें किस तरह का औजार यूज करते थे, का धातु यूज करते थे, धातु यूज करते थे हम लोग ताम्रकास्य का धातु। इस समय तक आपको लोहा का खोज नहीं हुआ है, इस समय तक आपका लोहा का खोज नहीं हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में, सिर्फ ताम और कांच का यूज करते थे हम लोग, इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को ताम्रकाशयुगीन सभ्यता कहते हैं। और इसको चारकोलित सभ्यता भी कहते हैं। क्या, चारकोलित सभ्यता भी कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, ताम्रकाशीन युग की सभ्यता या फिर चारकोलित सभ्यता। अब उसके बाद देखिए, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है कब से कब तक है, इसका भी कुछ टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड हम लोग पता कैसे करते हैं, तो कार्बन C14, कार्बन का सिंबल क्या होता है, C, तो कार्बन C14 पद्धति के आधार पे हम लोग पता करते हैं कि सिंधु घाटी का सभ्यता है कब से कब तक रहा है, कितना से कितना टाइम का पीरियड है। तो इसका टाइम पीरियड आपका 2350 से लेकर 1750 तक। कब से कब तक है, 2350 से 1750 तक। मगर मोटा मोटी इसको काम माना जाता है 2500 से 1750 तक। कितना से, 2500 से 1750 तक। अब कहीं आपको ये भी मिलेगा, कहीं आपको भी मिलेगा, तो जहां आपको क्वेश्चन में मिले जो लगे वो मार देना है, टेंशन नहीं लेना है। आगे देखिए, अब ये सिंधु घाटी सभ्यता है तो हम क्या बताते हैं, जितना भी आपको सभ्यता बताए चारों, वो कोई ना कोई नदी किनारे था। अभी सोचिए कोई भी जो सभ्यता था वो नदी किनारे काहे था, कहीं देखिए अभी जितना संसाधन का हम लोग आराम से यूज कर लेते हैं उतना आराम से पहले यूज नहीं कर सकते थे। और मानव को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, तो पेड़ पौधा ये सब चीज चाहिए। पेड़ पौधा रहेगा वहां पर फिर जानवर आएगा, काहे कि नदी है तो या तो पेड़ पौधा खाने के लिए आएगा या तो पानी पीने के लिए आएगा। अब इंसान को वहां पे सब चीज मिल जाता, अपना पीने के लिए पानी मिल जाता, पेड़ पौधा से फल मिल जाता, और मांसाहारी तो जानवर मिल जाता। इसलिए जितना भी सभ्यता का विकास हुआ है सब कोई ना कोई नदी के किनारे हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनबे करता है कि आपको क्वेश्चन पूछेगा मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी किनारे है, चीन की सभ्यता किस नदी किनारे है, सिंधु की सभ्यता किस नदी किनारे है, तो सब आपको बता दी है। हो सके तो लिख लीजिए, आपको सब बन जाएगा। अब देखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी किनारे थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु नदी किनारे थी। इसके अलावा सिंधु नदी और साथ में घग्गर नदी, और घग्गर नदी को हम लोग हकड़ा नदी भी कहते हैं। और इसका जो प्राचीन नाम था उसको क्या नाम था, तो सरस्वती। इसको हम लोग पुराना नाम सरस्वती था नदी का। इस सब नदी के किनारे सिंधु घाटी का सभ्यता था आपका। अब देखिए, सिंधु घाटी का सभ्यता है तो बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो कितना दूर तक फैला हुआ है, कितना किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल है 12,99,600 किलोमीटर। ठीक है, कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ही फैला हुआ है। अब देखिए फैला हुआ है तो कहां से कहां तक फैला, उसका सीमा कहां से कहां तक है, तो देखिए इसका सीमा कहां से कहां तक है। अगर हम ऊपर नीचे दाएं बाएं से देख लेते हैं, यानी उत्तर में कहां तक, दक्षिण में कहां तक, कोई भी चीज का सीमा होता है तो कोई दिशा में होता है ना, यानी दाएं में कितने हैं, बाएं में कितने हैं, तो उसी इसमें देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता ऊपर नीचे दाएं बाएं, यानी कि उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में कितना से कितना कहां से कहां तक फैला हुआ था। तो देखिए उत्तर में कहां तक फैला हुआ था, तो उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा तक फैला हुआ था, यानी कि अगर नदी का बात करें तो चिनाब नदी तक। वहीं अगर हम दक्षिण में बात करें, दक्षिण में कहां तक फैला हुआ था, तो दक्षिण में आपका फैला हुआ है महाराष्ट्र तक। कहां, महाराष्ट्र तक। और महाराष्ट्र के दाइमाबाद, और नदी पूछेगा तो परवरा नदी तक फैला हुआ है, यानी कि उत्तर में चिनाब नदी और दक्षिण में परवरा नदी तक ये फैला हुआ है। अब देखिए इधर काची आपका पूरब है, तो पूरब में कहां तक फैला हुआ है, तो पूरब में उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक, और कौन सा नदी, तो हिंडन नदी तक। उत्तर में देख लिए आप चिनाब नदी, दक्षिण में देख लिए परवरा नदी, और पूरब में आपका हिंडन नदी। अब देखिए पश्चिम के बारे में, पश्चिम में कहां तक फैला हुआ है, तो पश्चिम में ही फैला हुआ है बलूचिस्तान तक। और बलूचिस्तान कहां है,
तो बलूचिस्तान जो है सो पाकिस्तान में है। जो सिंधु घाटी का सभ्यता है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ था। तो ये जो बलूचिस्तान का प्रांत जो पश्चिम में है वहां तक फैला हुआ है। और बलूचिस्तान में कहां तक, तो सुख्त कांगेडोर तक फैला हुआ है, सुख्त कांगेडोर तक फैला हुआ है। और नदी पूछे तो नदी कहां तक फैला हुआ है, तो दरात नदी तक, दरात नदी तक ही फैला हुआ है। तो आप इसका चारों तरफ फिर देख लीजिए चारों तरफ कहां से कहां तक फैला हुआ है। अगर आप देखिएगा मैप में, अगर हम ये मान लीजिए भारत का नीचे का हिस्सा हो जाएगा, ये आपका गुजरात हो गया, फिर इधर जाके आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, इधर आपका इस साइड का स्टेट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट सब। अब देखिए जम्मू कश्मीर में यहाँ तक फैला हुआ है। पाकिस्तान का आप नक्शा देखेगा तो इधर होगा, तो इधर कहीं बलूचिस्तान है और यहाँ पे नीचे आपका महाराष्ट्र है। अगर आप देखिए इस तीनों को बिंदु को मिलाइएगा, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, तो ये क्या हो रहा है, तो इसका जो क्षेत्रफल जो फैला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता, किस आकृति में आपको दिख रहा है, आपको त्रिभुज नहीं लग रहा है, ये त्रिभुज। तो सिंधु घाटी का सभ्यता जो फैला हुआ है किस आकार में था, तो सिंधु घाटी का सभ्यता त्रिभुजाकार में था। कौन आकार में था, तो सिंधु घाटी का सभ्यता जो है सो त्रिभुजाकार में था। देख लीजिए यह सभ्यता त्रिभुजाकार में था, समझ में आ गया आपको। अब देखिए ये जो शहर, ये सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ से तक फैला हुआ था, मान लीजिए जम्मू कश्मीर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उधर उत्तर प्रदेश हो गया, इधर बलूचिस्तान तक हो गया। तो जो फैला हुआ था जितना शहर, तो शहर किस आधार पे या फिर किस तरीका का बना हुआ था, तो ग्रीक प्रणाली के आधार पर बना हुआ था। जैसे ग्रीक में होता है उसी ग्रीक यानी कि मिस्र, तो उस तरह का यहाँ पे भी शहर बना हुआ था। और शहर में जो आपका बनावट था उसका, वो कैसा था आपका, तो आयताकार खंड में था, यानी कि जो शहर बना हुआ था आपका आयताकार खंड का बना हुआ था, ऐसा आयत के हिसाब से शहर को बांटा हुआ था। चलिए इतना तो हो गया, समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसका आप। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो यानी कोई बताया होगा हम लोग को, तो कौन बताया है, तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो जानकारी दिए हैं वो दिए हैं आपके चार्ल्स मेंशन। अब चार्ल्स मेंशन सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पहली बार जानकारी दिए तो कब दिए, तो ये आपको दिए हैं आपका 1826 में। 1826 में जब चार्ल्स मेंशन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहली बार हम लोग को जानकारी देते हैं, तो क्या होता है कि 1856 में उसके बाद कनिंघम जो है इसका सर्वेक्षण करते हैं। 1856 में कनिंघम इसका सर्वेक्षण करते हैं, कहते हैं कि तुम बोल रहे हो तो चलो हम देख लेते हैं क्या बात है वहां। तो कनिंघम जो है 1856 में सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण करते हैं। उसके बाद 1856 में ही कराची से लाहौर जो है रेलवे का काम चल रहा था। काम करवा कौन रहे थे, तो काम करवाते बर्टन बंधु। ये बर्टन बंधु लोग जब काम करवा रहे थे तो वहां पे देखते हैं ये क्या निकल रहा है, ऐसा ईटा निकल रहा है कुछ खास तरह के, तो देखते देखते समझ जाते हैं कि ये जो एरिया है, जो क्षेत्र है, यहाँ पे जरूर पहले कोई पुराना सभ्यता रहा होगा। तो इस तरह से भारत का सबसे पुराना सभ्यता का खोज होता है। यानी कि भारत का सबसे पुराना सभ्यता कौन है, तो भारत का सबसे पुराना सभ्यता है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि बर्टन बंधु यहाँ पे काम कर रहे थे, तो वो लोग पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई पुराना सभ्यता रहा होगा, अनुमान लगाते हैं उसका। उसके बाद 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना किया जाता है। अब भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ कब, तो 1861 में हुआ। अब कौन किया इसका, जो 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ, कौन किया इसका स्थापना, तो इसका स्थापना आपका कनिंघम किए हैं, जो 1856 में जाकर सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण करते हैं, कहते देखते हैं क्या हो रहा है। जब पहली बार जानकारी दी थी इसका चार्ल्स मेंशन 1826 में, तो 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि 1904 में जॉन मार्शल जो है उनको भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया। महानिदेशक बनाया गया 1904 में, किसको बनाया गया, तो जॉन मार्शल को। अब इनको बनाया गया तो अब उनके नीचे क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन को भारतीय पुरातत्व विभाग का निदेशक बनाया गया। अब इन लोग के जो अंडर में बहुत काम हो रहा था, तो काम होते होते क्या हुआ कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हड़प्पा का खोज किया जा रहा है 1921 में, किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी के द्वारा। आपको ऊपर हम शुरू में बताए थे जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात समझिए, जितना भी सभ्यता होता है ना, उस जिस नदी किनारे होता है उसके नाम से उसका नाम रखा जाता है। तो सिंधु घाटी का सभ्यता किस नदी किनारे था, तो सिंधु नदी किनारे था, इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता उसका नाम पड़ गया। अब इसको हम हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। अब ऐसे क्या है, तो एगो परंपरा टाइप का चला आ रहा था कि कोई भी सभ्यता खोजा जाता है
वहां पे सबसे पहला जो शहर होता है, पहला शहर जिसका खोज हुआ, उसके नाम पे भी उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। इसी कारण से क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला शहर खोजा गया वो था हड़प्पा, और खोजा कब गया तो 1921 में। खोजा कौन? तो दयाराम साहनी। अब हड़प्पा सबसे पहली बार खोजा गया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम का है हड़प्पा सभ्यता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता का खोज किए। इंपॉर्टेंट का चीज बहुत ज्यादा हुई है कि 1922 में राखल दास बनर्जी जो है सो मोहनजोदड़ो का खोज किए। ये दोनों जो खोज है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर पलटिएगा तो आपको बहुत बार मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि जो प्रसिद्ध विद्वान रहते हैं, क्या नाम रहता है उनका? विगट नाम रहता है। वो जो है कहते हैं कि जो हड़प्पा है अभी जो आपका मोहनजोदड़ो, ये दोनों जो है ना तो जुड़वा राजधानी है। कौन कौन? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जुड़वा राजधानी है। ये कहते हैं, कौन कहते हैं? तो विद्वान विगट कहते हैं। चलिए इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी ना वो कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। तो चलिए जितना महत्वपूर्ण नगर है जो एग्जाम में आता है उससे रिलेटेड का क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन शहर था, कब खोजा गया, उस शहर जो है सो कौन नदी के किनारे था, और शहर को खोजा तो कौन खोजा। ये सब चीज देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो 1921 में क्या हुआ? तो 1921 में हड़प्पा जो नगर से खोज किया गया था, और खोज कौन किया था? तो दयाराम साहनी किए थे। ये तो आपको बता ही दिए हैं। और किस नदी के किनारे हड़प्पा? तो रावी नदी के किनारे है। उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया गया। मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे है और इसको राखल दास बनर्जी खोजे थे। ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1953 में रोपड़ नगर का खोज किया गया। इस सतलज नदी के किनारे है और इसको खोजे थे यज्ञदत्त शर्मा। उसके बाद 1953 में ही कालीबंगा जो है उसको खोजा गया। ये आपका घग्गर नदी के किनारे है और इसको जो खोजे थे वो कौन खोजे थे? तो ब्रजवासी लाल खोजे थे। उसके बाद एक साल बाद 1954 में लोथल का खोज हुआ, और लोथल जो है तो कौन नदी किनारे है? तो लोथल आपका भगवान नदी किनारे है। और इसको जो खोजे थे कौन खोजे थे? इसको ए रंगनाथ राव खोजे थे। अब उसके बाद 1958 आ गया। 1958 में आलमगीरपुर जो शहर है, आलमगीरपुर नगर जो है उसका खोज किया गया। कौन खोजा इसको? तो इसको खोजे थे आपको, क्या नाम इसका? यज्ञदत्त शर्मा। अभी कौन नदी किनारे है? तो यह हिंडन नदी किनारे। अब देखिए 1953 में कोटदीजी जो है उसका भी खोज किया गया था। अभी जो है सिंधु नदी किनारे है और इसको खोजे थे फजल अहमद। अब उसके बाद 1931 में चंदहुदड़ो का खोज हुआ। अब इसका खोज हुआ तो इसका खोज कौन किए? तो एन गोपाल मजुमदार खोज किए थे इसका। और कौन नदी किनारे है? तो ये आपका सिंधु नदी किनारे है। उसके बाद 1973 में बनवाली का खोज हुआ। ये आपका रंगोई नदी किनारे है और इसको खोजे थे रविंद्र सिंह। ये जो एक बार आप अच्छा से देख लीजिए, हो सकता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो है सो हम आपको पूरा एग्जैक्ट कर दिए, जितना नगर था, कब खोजा गया, कौन खोजा, कौन नदी के किनारे है। और इस सबसे क्वेश्चन बने तो आपसे क्वेश्चन छूटे नहीं, क्योंकि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाइए रहे तो इसका एक क्वेश्चन काहे छूटेगा हमसे? और कैसे छूटेगा? जब हम सब पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो फिर तो ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट पर लेना है तो ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नगर कहाँ है। आओ हमको उन लोग से का मिला है, उन नगर कहाँ है, उन नगर से का मिला है। तो पहले उठाते हैं हम लोग हड़प्पा। तो हड़प्पा है कहाँ? तो हड़प्पा जो है आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। हड़प्पा है कहाँ? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इससे हम लोग का मिला है? तो इससे हम लोग को मिला है श्रमिक आवास। श्रमिक आवास मतलब क्या हो गया? जैसे कि उस टाइम को जो लेबर उबर होता होगा, जो काम करता होगा, उन लोग का आवास, यानी कि घर हम लोग को मिला है। श्रमिक आवास मिला है हड़प्पा से। उसके बाद हम लोग को मिला है 6 खंडों में विभाजित अन्नागार। अन्नागार मतलब एक तरह गोदाम समझ लीजिए, जहाँ पे अनाज उनाज रखल जाता था। वो जो है सो 6 खंड में बांटा हुआ मिला है। और इस सिंधु घाटी सभ्यता में जितना भी भवन था, ये अन्नागार मतलब अभी तरह का भवन नहीं ना होगा, तो जितना भी भवन था उस सब भवन में सबसे बड़ा जो भवन था वो कौन था? अन्नागार भवन था। और यहाँ से हम लोग को गेहूं के जले हुए दाने मिले हैं। और यहाँ से क्या मिला है? तो कब्रिस्तान मिला है, और कब्रिस्तान के ऊपर लिखा हुआ था 837। तो 837 नामक कब्रिस्तान हम लोग कहाँ मिला है? तो हम लोग को मिला है हड़प्पा में। अब उसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो।
तो मोहनजोदड़ो का मतलब ही होता है क्या चीज, मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला। अब इसको कहते हैं सिंध का बाग। तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या फिर मृतकों का टीला कहते हैं। अब काहे कहते हैं, तो क्या हुआ था कि जब हम लोग मोहनजोदड़ो खोज रहे तो वहां पे हम लोग को मिला बिखरे हुए कंकाल बहुत सारे। इतना कंकाल मिला था कि लग रहा था कि एकदम पहाड़ तरी है, एकदम टीला बन गया है उससे। तो इसलिए क्या कहते हैं उसको, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। अब मोहनजोदड़ो से ही हम लोग को वृहद स्नानागार मिला है। और कैसे हम लोग यहाँ पे छठ पूजा जब मनाते हैं तो उसके लिए एकदम नहाने धोने का व्यवस्था रहता है नदी के आसपास, चाहे नदी में ही, अगर नदी में कम पानी है तो। उसी तरह से यहाँ पूजा पाठ सब के लिए क्या हुआ था कि वृहद स्नानागार बनाया गया था। तो उसका भी हम लोग को यहाँ पे प्रमाण मिलता है। और वृहद स्नानागार है तो इसके लिए पानी का व्यवस्था किया जाता। तो पानी का व्यवस्था जो किया जाता है, जलकुंड जो था, इसका लंबाई कितना, चौड़ाई कितना, गहराई कितना। तो देखिए ये जो है लंबाई है 11.8 मीटर लंबा। कितना लंबा है, 11.8 मीटर लंबा है। वही चौड़ाई की बात कर लेते हैं हम लोग, तो चौड़ाई है आपका 7.01 मीटर। अब कुछ गहरा भी होगा तभी ना पानी रहेगा। तो गहरा कितना है, तो गहरा है आपका 2.43 मीटर। इतना इसका लंबाई, चौड़ाई और गहराई है। कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन कि कितना मीटर लंबा था, खाली कितना मीटर गहरा था, इस तरह का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और यहाँ से क्या मिला हम लोग को, तो योगी की मूर्ति मिला है। योगी होता है ना, तो योगी का मूर्ति मिला है हम लोग को। सूती वस्त्र का प्रमाण हम लोग को यहाँ से मिला है। अब मिला है यहाँ पे सभा भवन, जैसे मीटिंग उटिंग होता था ना, तो मीटिंग उटिंग के लिए सभा भवन भी हम लोग को यहाँ से मिला है। आउ क्या हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को नृत्य करते हुए कांस्य की मूर्ति की प्रतिमा मिला है। नीचे नहीं दिख रहा होगा तो सुन लीजिए कि नृत्य करती हुई कांस्य की प्रतिमा का मूर्ति मिला है हम लोग को। कहां से, तो हम लोग को मिला है मोहनजोदड़ो से। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं रोपड़। तो रोपड़ कहाँ है, तो ये आपका पंजाब में। अब यहाँ से हम लोग क्या मिला था, तो यहाँ से एक 100 और 100 के साथ में कुत्ता, यानी कि एगो जो मर गया था उसका लाश और उसके साथ कुत्ता, दोनों को साथ में दफनाया हुआ का प्रमाण प्रूफ हम लोग को मिला है रोपड़ से, जो कहा है पंजाब में। और उसके बाद देखिए बनवाली। तो बनवाली कहाँ है, हरियाणा में। और यहाँ से हम लोग को है धनुष और वान, धनुष वान जो है वो भी मिला था, लिखे नहीं है मगर धनुष वान था वो भी मिला था। और का तो अच्छे किस्म के तिलहन यहाँ से मिले थे हमको। और मिट्टी के पके हुए हल का खिलौना मिला था, मिट्टी का पका हुआ खिलौना मिला था हमको हल के रूप में। फिर धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ है आपका, तो ये आपका गुजरात में है। अब यहाँ से मध्य शहर का प्रमाण मिला है। और सिंचाई का व्यवस्था बहुत अच्छा था, तो यहाँ पे जल सिंचित करने का भी प्रमाण मिला है। और यहाँ से एक पट्टिका पर अक्षर लिखा हुआ मिला है, जिसकी ब्लैक बोर्ड हम लोग लिखते हैं ना पूरा चौक से, तो मेरा व्हाइट बोर्ड हम बहुत सारी चीज लिखे हुए हैं। तो उसी तरह से उस समय का एक मिट्टी का, इसी तरह का व्हाइट बोर्ड जैसे ही उससे मिट्टी का एक बोर्ड बना हुआ था, उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ मिला है। कहां से मिला है आपका, तो धोलावीरा से मिला है। अब देखिए सुरकोटदा। तो सुरकोटदा जो है कहाँ है आपका, गुजरात में है। इससे क्या मिला हम लोग को, तो यहाँ से हम लोग को घोड़ा का हड्डी का प्रमाण मिला है, मतलब यहाँ से हम लोग को घोड़ा का हड्डी मिला है। अब देखिए अब है लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में। तो देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कहीं गाड़ी से जाते हैं तो गाड़ी पार करने का जगह होता है ना, उसी तरह से जो सीप होता है, जहाज जो होता है, उस सब भी समुद्र में आता है, कहीं किनारे लगता है तो उसके लिए भी जगह होगा, पार्किंग लगेगा उसका। बंदरगाह कहते हैं, मानव द्वारा निर्मित है तो कृत्रिम बंदरगाह हो जाएगा। तो मानव द्वारा निर्मित बंदरगाह का प्रमाण हम लोग मिलता है लोथल से, गुजरात से। उसी को हम लोग गोदी भी कहते हैं, गोदीवाला भी कहते हैं, डॉकयार्ड भी कहते हैं और पतन भी कहते हैं। इस सब चीज के मतलब एक है कि जो सीप आएगा तो कहाँ लगता है, उस सब चीज का नाम इतना चीज। और कृत्रिम यानी कि मानव द्वारा बनाया गया तो कृत्रिम हो गया। तो कृत्रिम बंदरगाह, गोदीवाला, डॉकयार्ड और पतन, इस सब का प्रमाण कहाँ मिलता है, तो हम लोग को इसका लोथल में मिलता है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। और यहाँ से एक साथ दो गो लाश को दफनाया हुआ का प्रमाण मिलता है, और एक साथ 3 गो शव को भी दफनाया हुआ का प्रमाण हम लोग को यहाँ से मिलता है। और यहाँ से हम लोग को ढोलक मिला है, लोथल से ढोलक भी मिला है। फारस की मोहर मिली है, जो फारस उसका मोहर मिला, जैसे हम लोग किसे कोई चीज का सील होता है, मोहर होता है ना, तो फारस का मोहर मिला है यहाँ से। चावल का प्रमाण मिला है, चावल जो हम लोग खाते हैं चावल का प्रमाण मिला है। और बटखारा स्केल मिला है, जैसे हम लोग कुछ नापते उगते हैं ना, 2 किलो चीनी दे दीजिए, 4 मीटर कपड़ा दे दीजिए, ये सब नापते उगते हैं। तो इस तरह का बटखारा और स्केल चीजें भी हम लोग को वहां से मिला है। तो देखिए कितना पूरा सभ्यता था वहां, पूरा हर चीज का मैनेजमेंट सही था, बहुत ही सभ्यता था सिंधु घाटी का सभ्यता। बटखारा और स्केल भी वहां से मिला है। मृत भांड पर कौवा और लोमड़ी का चित्र मिला है। मृत भांड मतलब, तो मृत भांड मतलब मट्टी का बर्तन, तो मट्टी का बर्तन पे
कौआ और लोमड़ी का फोटो बनावल मिला है, चित्रकारी करा हुआ मिला हम लोग को। और यहाँ के जो दरवाजे थे लोथल के, जो सिंधु घाटी की जो लोथल जगह है वहां का जो शहर हुआ करता, उसमें जो घर होता था, घर में जो दरवाजा होता था वो सब दरवाजा सड़क के ऊपर खुलता था। देखिए दरवाजा ऐसे रहता है तो इसको हम ऐसे खोल सकते हैं या फिर ऐसे खोल सकते हैं। दरवाजा ऐसे खोल सकते हैं, ऐसे खोल सकते हैं बाहर वाला, ऐसे बाहर खुलता था दरवाजा, रोड के तरफ दरवाजा सब खुलता था लोथल में। अच्छा, और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में सबसे बड़ा नगर या फिर शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नगर या शहर जो आपका धोलावीरा है। कौन है? धोलावीरा है। वही अगर कहेगा कि सिंधु घाटी पूरा सभ्यता में सबसे बड़ा जो नगर है या शहर कौन है, तो मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में है। इसलिए कहा भारत में सबसे बड़ा नहीं है, मगर भारत में सबसे बड़ा बोले तो कौन हो जाएगा? धोलावीरा हो जाएगा। चलिए इसका फोटो लेना है तो ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं चंद्रहुदड़ो। ये चंद्रहुदड़ो है कहाँ? तो यह आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और इससे क्या हम लोग को जानकारी मिला है, इससे क्या चीज मिला है हम लोग को? तो देखिए यहाँ पे मनका ब्रांड का कारखाना मिला है, साथ में यहाँ पे गुड़िया ब्रांड का भी कारखाना मिला है। यानी कि यहाँ पे मनका भी बनता था और गुड़िया भी बनता था। अब यहाँ पे दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है। दुर्ग मतलब होता है किला, तो यहाँ पे कोई भी किला का प्रमाण नहीं मिला है हम लोग को। अब एगो ईटा पे कुत्ता और बिल्ली दोनों का पैर का निशान मिला है। और लिपस्टिक जो लाली होता है ना, तो लिपस्टिक का ही प्रमाण हम लोग को यहाँ पे मिला है। और वर्गाकार ईंट का प्रमाण हम लोग को यहाँ पे मिला है। इतना चीज हम लोग को यहाँ से मिला है। अब देखिए कालीबंगा। तो कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है। अब कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। अब कालीबंगा जो राजस्थान में है वहां से क्या हम लोग को पता चला है? तो देखिए जूते हुए खेत का प्रमाण मिला हम लोग को यहाँ से, जूते हुए खेत, और उसके साथ में एक साथ दो तरह का फसल करने का ही प्रमाण हम लोग को यहाँ से मिला है। उसके बाद अलंकृत फर्श का प्रमाण मिला है। जो फर्श जो जमीन होता है ना जिसको हम चल उल रहे हैं, जो फर्श है अलंकृत फर्श में सजाया हुआ फर्श का हम लोग को प्रमाण यहाँ से मिला है। उसके बाद ऊँट की हड्डियां हम लोग को यहाँ से मिली है। अब राजस्थान का बात कर रहा है, राजस्थान में कौन ज्यादा पाया जाता है? ऊँट पाया जाता है, तो उसका हड्डी में मिला हम लोग को। और देखिए अमी वेदिका या फिर यज्ञ वेदिका मतलब क्या हो गया? मतलब जैसे कि यज्ञ कुंड होता है, इसमें यज्ञ करते हैं हम लोग, उसमें यज्ञ होगा हुआ करता होगा सब, तो यज्ञ का प्रमाण हम लोग को वहां से मिला है, यज्ञ कुंड हम लोग को वहां से मिला है। और उसके बाद देखिए कच्चा जो ईंट होता है ना, कच्चा ईंट से भवन का निर्माण भी हुआ था वहां पे, उसका प्रमाण हम लोग को मिला है। और लकड़ी का नाला, नीचे नहीं दिख रहा होगा, लकड़ी का नाला का भी प्रमाण हम लोग को वहां से मिला है। कहाँ पे? लकड़ी का नाला भी बनता था। तो ये तो हम लोग देख लिए कि कहाँ पे कौन सा शहर था, उससे हम लोग का जानकारी मिलता है। अब उसका देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता था, इसमें लोग कैसे जीविका यापन करता था, अपना कैसे जीता खाता था, क्या काम करता था। तो देखिए उसका जो अर्थव्यवस्था था सिंधु घाटी सभ्यता का, 3 गो मेन अर्थव्यवस्था था। का काम था उन लोग का? या तो कृषि करेगा, या तो व्यापार करेगा, या तो उद्योग करेगा। उद्योग में देखिए यहाँ पे मनका कारखाना है, गुड़िया कारखाना है। कृषि में देखिए किए थे यहाँ पे 2 तरह का कृषि हो रहा है सब चीज। उसके बाद व्यापार 2 तरह करता था, आगे बता रहे हैं। तो देखिए कृषि, तो कृषि में जो हम लोग को फसल मिला है वहां पे, तो कुल 9 प्रकार का फसल मिला है। उसमें मुख्य रूप से 2 है। कौन कौन? तो गेहूं और जौ। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहली बार कपास उगाने का बारे में पता चला था। इतना जो सभ्यता था तो विश्व में सबसे पहली बार कपास कहाँ उगाया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। और जो कपास उगाया जाता था तो यूनान के जो लोग थे ना, कपास को सिंडोन कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो कपास उगाया जाता था उसको जो यूनान के लोग थे उसको सिंडोन कहते थे। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार के बारे में। तो सिंधु घाटी का जो सभ्यता था उसमें दोनों तरीका का व्यापार होता था, मतलब आंतरिक व्यापार भी और विदेशी व्यापार भी। आंतरिक व्यापार मतलब क्या हुआ? तो देश का अंदर में जो उसका प्रांत होगा, राज्य होगा, उसका पूरा क्षेत्र में भी व्यापार होता था। और साथ में विदेशी व्यापार यानी वैश्विक व्यापार भी होता था, अपने देश के अलावा और बहुत सारा देश के साथ व्यापार किया जाता था। तो देखिए आंतरिक व्यापार में राजस्थान के जो खेतड़ी है वहां से तांबा लिया जाता था, और कर्नाटक के जो कोलार क्षेत्र है वहां से सोना लिया जाता था। ये तो हो गया आपका आंतरिक व्यापार का उदाहरण। इसे भी आप यहाँ से हमको प्रमाण मिला है। और देखिए विदेशी व्यापार कहाँ कहाँ से होता था? तो सुमेर से होता था, मिस्र से होता था, अफगानिस्तान से होता था और मध्य एशिया से होता था। इस सब में सबसे ज्यादा जो व्यापार है सो सुमेर का सभ्यता से होता था। और सुमेर का जो ग्रंथ है उसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसको मेलुहा के नाम से पुकारा गया है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को सुमेर का ग्रंथ में क्या कहा गया है? तो मेलुहा कहा गया है। अच्छा, ये जो व्यापार होता था
तो व्यापार आखिर कैसे होता होगा? तो व्यापार जो था नाव से होता था या फिर स्थलीय मार्ग से होता था। वायु मार्ग का तो उस समय पॉसिबल नहीं था, नहीं होता था उसमें वायु मार्ग, तो नाव से होता था या फिर स्थलीय मार्ग से होता था। अब नाव से होगा तो उसके लिए क्या चाहिए? बंदरगाह चाहिए। नाव है क्या रुकेगा? बंदरगाह पे। तो मुख्य जो बंदरगाह थे कौन कौन थे? तो मुख्य बंदरगाह थे आपके लोथल थे, और फिर थे आपका सुतकेंगेडोर, ईदुगो हो गया, बालकोट है। ये तीन को जो है सो मुख्य बंदरगाह था। अब यहाँ पे जो व्यापार होता था तो उसमें रुपया नहीं था, पैसा वैसा लोग देखते हैं क्रेडिट कार्ड बैंक ट्रांसफर कर देते हैं तुरंत 4 नंबर 6 नंबर टाइप करके, तो इससे पहले नहीं होता था। पहले क्या आता था? वस्तु विनिमय प्रणाली था, माने कि सामान दीजिए और बदला में सामान लीजिए, इस तरह का व्यापार वहां पे होता था। अच्छा, अब यहाँ पे चलिए देखते हैं कि कौन सा चीज कहाँ से मंगाया जाता था। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टीन का, तो टीन जो है ना, टीन को हम लोग अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। और शीशा, तो शीशा को हम लोग अफगानिस्तान, ईरान और राजस्थान से मंगाते थे। अब बात करते हैं तांबा का, तांबा को बलूचिस्तान और खेतड़ी से, यहाँ पे हम लोग देखबे कि राजस्थान के खेतड़ी से तांबा मंगाते थे। उसके बाद है चांदी, चांदी आपको ईरान से, अफगानिस्तान से। और फिर बात करते हैं सोना को, तो सोना को फारस से, अफगानिस्तान से, और कर्नाटक का जो कोलार का क्षेत्र है वहां से। और फिर देखिए लाजवर्द, उसको मेसोपोटामिया से, और नीलमणि जो है इसको महाराष्ट्र से हम लोग लाते थे। और देखिए मापतोल जो वहां पर किया जाता था ना, तो मापतोल जो है उसका जो प्रणाली है उस 16 के गुणक पर आधारित था। कितना के गुणक पर आधारित था? तो 16 के गुणक पर आधारित था। जैसे अभी हम लोग कैसे लेते हैं 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम यानी 1 किलो, तो हम क्या करते हैं 100 का गुणक पे है। और उस समय क्या था? तो उसमें 16 के गुणक पे आधारित था आपका जितना भी मापतोल करते थे उस सबका पैमाना। तो ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का उद्योग। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कई तरह के उद्योग थे। कौन कौन थे उसमें? तो ईट उद्योग था, यानी कि ईटा बनाया जाता था, मूर्ति उद्योग था, मृतभांड उद्योग था, और क्या था आपका? तो सूती उद्योग भी था और सौंदर्य उद्योग भी था। लिपस्टिक सब देख भी किए थे, लिपस्टिक भी यहाँ पे लगा रहा था सब। तो ठीक है, अब ईट का उद्योग था, तो ईट में है कि क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ईट का अनुपात कितना कितना था? तो ईट का जो अनुपात था आपका 1:2:4, यानी कि 1:2:4 के अनुपात में ईटा बनता था यहाँ। अब उसके बाद जो मूर्ति बनाया जाता था, तो मूर्ति आपका मिट्टी का ही बनता था, पत्थर का ही बनता था और धातु का ही बनता था। और धातु से क्वेश्चन है कि पहली बार चांदी का जो उपयोग किया गया या प्रयोग किया गया तो कौन सभ्यता में किया गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार चांदी का प्रयोग किया गया। इससे पहले कोई सभ्यता में चांदी का प्रयोग नहीं किया गया था। और कपास भी सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया, उगाया गया। अब देखिए कि लाल और काले रंग का बर्तन बनाया जाता था। जो मृतभांड होता था ना, मिट्टी का जो बर्तन होता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में बनता था। तो कौन? लाल और काले रंग का। तब इसके बाद आओ भी आगे समय की जब बढ़ता है तो अलग अलग रंग का मिट्टी का बर्तन बनता है, तो उसके बारे में देख लीजिए। तो देखिए गेरुवर्णी या फिर घूसर मृतभांड कब बनता था? तो बनता था आपका ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ कि गेरुवर्णी या घूसर मृतभांड बनने लगा। उसके बाद आगे तो चित्रित घूसर मृतभांड बनने लगा, कौन में? तो उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद काली पोलिस मृतभांड कब बनने लगा आपका? तो मौर्य काल में या फिर लोह युग में। चलिए ठीक है, तो यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का समाज। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था कैसन? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है उसका जो स्वरूप है वो मातृसत्तात्मक समाज था। माने कि अभी देखिए, अभी हम लोग कोई काम होता है तो बाबूजी कहना पड़ता है, बाबूजी चाहिए, बाबूजी चाहिए, बाबू करना है, बाबूजी करना है, बाबूजी से परमिशन लेना पड़ता है। वही उस समय का होता था तो माई से लेना पड़ता था। यानी अभी का है तो पितृ सत्तात्मक समाज है और उस समय मातृ सत्तात्मक समाज था, यानी माई लोग के बोलबाला था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पकाए गए मिट्टी के छोटे छोटे नारियों की मूर्तियां मिली है। छोटे छोटे जो बच्ची होती है ना, उन लोग का पकावल गया मिट्टी का छोटा छोटा मूर्ति मिला था, जिसको क्या कहते हैं? जिसको टेराकोटा कहते हैं। और देखिए यहाँ पे समाज था ना, वो समतामूलक समाज था। यानी कि अभी कैसे यहाँ पे एकदम भेदभाव नहीं दिखता है आपको, तुम ऊंचा जात है, तुम नीचा जात है, तुम गरीब है, तुम अमीर है, सब भेदभाव करते रहता है यहाँ सब। मगर उस समय का था कोई भेदभाव नहीं था, जो समतामूलक था, सब बराबर था उस समय। और देखिए मनोरंजन के लिए शतरंज खेला जाता था उस समय। अभी मनोरंजन के तरह तरह खेल है, उस समय मनोरंजन के लिए क्या होता था? तो शतरंज खेल का व्यवस्था था उस समय। अब देखिए, तो अब देख ले समाज के बारे में। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो धर्म था वो बहुदेववादी था। माने का तो यहाँ पे बहुत देवी देवता का पूजा किया जाता था, मगर का चीज?
तो नेचुरल जो देवी देवता है, जो प्राकृतिक का यहाँ पे पूजा किया जाता था। और मुख्य रूप से यहाँ कौन देवता थे, तो मुख्य रूप से यहाँ के जो देवता थे वो थे पशुपति यानी कि शिव। शिव जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता थे, पशुपति देवता थे। अब देखिए यहाँ पे मोहर का प्रमाण मिला है, मोहर का प्रमाण मिला है, जो हम लोग चिन्हासी नहीं देखते हैं उसी मोहर का प्रमाण मिला है। और जो मोहर बनता था सेलखड़ी से बनता था, सेलखड़ी एक तरह का मुलायम पत्थर होता है उससे बनता था। और इसके अलावा कुछ जो मोहर होता है उसको पकाई गई मिट्टी के द्वारा बनाया गया था। और जितना भी जो मुहर होता था उस मुहर पे एक खास तरह का आकृति बना हुआ था, वो कहा था एक श्रृंगी साढ़, एगो सिंह वाला साढ़ का आकृति बना हुआ रहता था। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे दर्शा रहा है कि उन लोग जो है सो इस साढ़ को बहुत पवित्र मानता है, ये सब चीज यहाँ पे दर्शाता था। और देखिए पवित्र पंछी जो था सिंधु घाटी सभ्यता का वो पाखता था। पाखता जो है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का पवित्र पंछी है। और जो हम लोग स्वास्तिक यूज करते हैं ना, देखिए ऐसा होता है ना स्वास्तिक, जो स्वास्तिक हम लोग यूज करते हैं उस स्वास्तिक का पहली बार उपयोग जो किया गया तो कहाँ किया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में ही किया गया था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण, कि सिंधु घाटी सभ्यता था वो खत्म कैसे हो गया। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कैसे हुआ, इसका उदय कैसे हुआ था, कैसे आया था, एक बार में इतिहासकार लोग का है खुदे कंफ्यूज है। वो लोग खुदे क्लियर बात नहीं बोल पाता है, खुदे खुद प्रूफ नहीं दे पाता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, अच्छा से खुद उन लोग नहीं बोल पा रहे, खुदे कंफ्यूज है। खैर छोड़िए, जो भी बात है उन लोग जो भी बात बताया है, देखिए बहुत सारे इतिहासकार है सब अलग अलग बात बोला है, तो जो क्वेश्चन बनता है ना इस सबसे उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए जॉन मार्शल कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है वो प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुआ है। मैंने कि सब आपस में कहा हम शासन करेंगे, हम शासन करेंगे, हम राज करेंगे, हम राज करेंगे, कह के आपस में लड़ जोड़ के मर गया, सब समाप्त हो गया, ऐसे में बोलते हैं जॉन मार्शल। फिर देखिए ऑरेले बोलते हैं ना ये बात नहीं हुआ था, क्या हुआ था, जलवायु परिवर्तन हो गया था, आंधी तूफान आया, सब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समाप्त हो गया, ये ऑरेले बोलते हैं। फिर जो है अर्नेस्ट मैक कहते हैं नहीं उससे नहीं हुआ था, बाढ़ आया था, बाढ़ में सब बह गया, सब मर गया, और इससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। फिर देखिए M.R. साहनी है, ये कहते हैं ना उससे नहीं हुआ, हम बता रहे हैं क्या हुआ था ना कि भूतात्विक परिवर्तन हुआ था, यानी कि भूकंप आया और सब निपट गया। चलिए अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे होगा। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ यानी खत्म कैसे होगा सिंधु घाटी सभ्यता, और उसका उदय कैसे हुआ, वो आया कैसे था, एक बारे में इतिहासकार लोग खुदे कंफ्यूज है, उन लोग खुदे जो है सो एकदम क्लियर बात नहीं बता पाया है। फिर बात चाहे जो भी हो, जो क्वेश्चन बनता है इतिहासकार लोग इसका पतन के बारे में क्या बताया है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जॉन मार्शल क्या कहे, तो जॉन मार्शल कहे हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है वो प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुआ है। मतलब क्या हुआ, ये कहते कौन, जॉन मार्शल कहते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता था ना ओकर में लोग आपस में शासन करने के चक्कर में कि हम शासन करेंगे, हम शासन करेंगे, हम राजा बनेंगे, हम ही करेंगे, हम करेंगे, एक में क्या हुआ, सब आपस में लड़ा झगड़ा मर गया। ऐसे क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया, ये कहते हैं जॉन मार्शल। उसके बाद ऑरेले ये कहते हैं नहीं देखिए वैसा बात नहीं है, क्या हुआ कि जलवायु परिवर्तन हुआ है, आंधी तूफान आया वो सब निपट गया है, ये कहते हैं ऑरेले। उसके बाद अर्नेस्ट मैक है, ये कहते हैं देखिए आंधी तूफान में सब नहीं मरा, सब मरा बाढ़ में, पानी आया, बाढ़ आया, सब डूब गया, मर गया, ये कहते हैं अर्नेस्ट मैक। अब ओकर बाद जो है M.R. साहनी, ये कहते हैं देखिए बाढ़ में नहीं मरा है, सब क्या हुआ, भूतात्विक परिवर्तन हुआ है, माने भूकंप आया वो सब मर गया, ये हुआ है। तो उसके बाद D.D. कोसाम्बी कहते हैं देखिए गलत बात है, उसे नहीं हुआ है, घात ला के सब मार दिया है जी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को सब है ना घात ला के छुप के आया मार दिया, ये कहते हैं D.D. कोसाम्बी। अब उसके बाद गार्डन चाइल्ड एवं स्विलर जो है क्या कहते हैं ना कि विदेशी लोग जो आक्रमण किया मारा, और साथ में विदेशी लोगों ने क्या चीज आर्य लोग बाहर से आया था ये सब, चाहे फिर आपको विदेशी आया, इन लोग क्या किया कि सिंधु घाटी सभ्यता जितना लोग था ना सबके मार दिया, और इससे क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन हो गया, ये कहते हैं। अब उसके बाद चाइल्ड एवं डेल्स, ये क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन हुआ यानी भूकंप आया और सब कहानी खत्म हो गया। तो ऐसे अलग अलग इतिहासकार लोग अपना अलग अलग मत देते रहते हैं, इस सबसे क्वेश्चन बनता है कि कौन से इतिहासकार क्या कहा था सिंधु घाटी सभ्यता पतन कैसे हुआ, खत्म कैसे हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब पतन हो गया ना तो उसके बाद क्या हुआ कि ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ। तो कहाँ क्या हुआ था, देखिए तो राजस्थान में क्या हुआ कि आहार संस्कृति का उदय हुआ, आहार संस्कृति वहां पे फैलने लगा, शुरू हो गया। फिर चाहुंदोड़ो में क्या हुआ, झुकर संस्कृति है वो वहां पे फैलना शुरू हुआ। महाराष्ट्र में जोरवे या फिर नेवसा
जो संस्कृति है ये चलना शुरू हो गया। उसके बाद मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति चलना शुरू हो गया। तो इससे क्या होगा कि पूरा सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वैदिक सभ्यता आपका आता है। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग वैदिक सभ्यता देखेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।